हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि अम्ल क्षार और लवण के बारे में जो बेसिक जानकारी है, उसमें से हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल को बनाने की विधियाँ क्या होती हैं और अलग-अलग यौगिकों से क्रिया कराने पर वह कैसे व्यवहार करता है। आज हम आगे बढ़ने से पहले कुछ अम्ल के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में या प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हें दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दूँ, जो कहीं न कहीं मैंने पिछली क्लास में हल कराने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, जो मैंने अपनी पहली क्लास में सॉल्व करा दिया था। ये प्रीवियस ईयर या पिछले साल का यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का पेपर है। इसमें पूछा गया है कि भाई एक अपक्रिया दी गई है, जिंक की क्रिया जब H2SO4 के साथ कराई जाती है, तो जो जिंक सल्फेट और H2 बनता है, इस अपक्रिया को कहा गया जाएगा, संयोजन अपक्रिया कहा जाएगा, विस्थापन या फिर वियोजन या द्विविस्थापन। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में मेंशन कर दिया। आप लोग को बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है आंसर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। इसको मैंने अपने क्लास में मेंशन किया था। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बारे में मैंने बेसिक जानकारी दी थी। इसी प्रकार यहाँ पर IPSC नाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात कहते हैं। मैंने इसको पहली क्लास में मेंशन कर दिया। आप वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और इन क्वेश्चन को नोट करके हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो थ्योरी के बेस पर पूछा गया, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है। आप वहाँ जाकर इनके बारे में क्लियरिटी कर सकते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की अलग अलग यौगिकों के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो वह कैसे व्यवहार करते हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो एक चीज़ छूट गई थी, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जब HCl की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो एक यौगिक बनता है जो H3O+ है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनाया जाता है, या फिर अभिक्रिया में दो यौगिक को क्रिया करा के दे दिया जाता है। एक तरफ यौगिकों के नाम लिख दिए जाते हैं और दूसरी तरफ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा यौगिक बनेगा, तो हमें ये जान लेना है यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और हाइड्रोनियम आयन बनाने की एक और विधि है, जब कभी हाइड्रोजन आयन जो कि किसी अम्ल से आया होगा जल के साथ क्रिया करता है, तब भी क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है, ये हो सकता है हमें न्यूमेरिकल में काम आए, कि जब कभी जब हम हाइड्रोजन आयन को स्वतंत्र रूप से रखें तो क्या स्वतंत्र रूप से रह सकता है, नहीं रह सकता है। हाइड्रोजन आयन तुरंत जल को ढूंढेगा, उसके साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, यहाँ पर ऊपर अब क्रिया से भी यही बात सिद्ध हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे क्षार के बारे में। हमने क्षार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले ली थी। आगे मैं क्षार से संबंधित कुछ रासायनिक गुण और बताऊंगा। यहाँ पर मैंने बताया है कि जो क्षारक होते हैं उनको जब जल में घोला जाता है तब क्या बनता है। यहाँ पर एक मैंने क्षार लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं केवल एक क्षार ले रहा हूँ, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि जब इसको ही जल में घोलेंगे तभी ये इस प्रकार टूटेगा। यहाँ पर हम कोई दूसरा भी क्षार ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक। ऐसे ही कोई दूसरा भी यौगिक चाहे तो ले सकते हैं, वो ऐसे ही टूटेगा। एक में प्लस आयन होगा, दूसरे में हाइड्रोनियम आयन होगा। यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सरल लिया, ताकि आप लोग को आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, ठीक। अब यहाँ पर प्रतीकों के रूप में मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है। एक्स का मतलब कोई भी यौगिक का क्रियात्मक समूह। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एच लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर कोई एच होता है, यहाँ पर एम मैंने ले लिया, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे हम Na भी रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम Mg भी रख सकते हैं, कोई दूसरा यौगिक रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने केवल प्रतीक रूप में ले लिया है कि मान लीजिए कि ऐसी कोई अभिक्रिया हो, ठीक। मतलब मैंने इसी अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में ले लिया है कि यहाँ पर हम जब चाहें एक्स को कोई भी यौगिक ले सकते हैं,
एम का कोई भी यौगिक ले सकते हैं, यौगिक का क्रियात्मक समूह ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ जब क्रिया कराई जाती है तो यहाँ का जो OH के साथ समूह जुड़ा है वो, और इधर जो H के साथ जुड़ा हुआ है समूह, वो दोनों उठते हैं, एक अलग यौगिक बना लेते हैं, और ये दोनों अलग हट के क्या बना लेते हैं, एक अलग यौगिक बना लेते हैं, ठीक। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिखा दिया कि हो सकता है कि आपके लिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही पेपर में ना पूछा जाए, कोई दूसरा यौगिक देकर पूछा जाए, तो आप इससे मैनेज कर सकते हैं कि भाई H के साथ कोई क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर OH के साथ कोई क्रियात्मक समूह है, तो क्या बन सकता है, ठीक। अब एक अभिक्रिया जो हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, वो उसी अभिक्रिया का हम अगर कभी पूछ ले कि भाई और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो हम उसको यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक। ये एक तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे लवण और जल ही बन रहा है, ठीक। और जब लवण और जल बनता है तो क्या बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर हम पिछले साल के हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें तो हम देखेंगे किसी ना किसी पेपर में ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जरूर पूछी गई होगी। तो हमें याद रखना है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, चाहे तो आप इस पर स्टार बना सकते हैं। इसी प्रकार जब कभी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी क्षार की क्रिया किसी धातु के साथ कराते हैं, यहाँ पर मैंने एक धातु ली है जिंक, आप कोई दूसरी धातु ले सकते हैं, तो जो बना है आपका सोडियम सिलिकेट बना है, ठीक, सोडियम जिंकेट बना है, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बना है, वो यौगिक बदलने के साथ बदल जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जो यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकली, ठीक। इसी प्रकार जो हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था कि जब किसी धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तभी क्या निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर और अम्ल और क्षार दोनों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार जब हम क्षारक की क्रिया किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड मतलब देखो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं। अगर हम ये देखें, देखिए सामान्य भाषा में ये है कि भाई कोई ऐसा एक तत्व है जो जब कभी किसी के साथ क्रिया करे तो इलेक्ट्रॉन दे साझा करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर हम सोडियम को देखें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 2,8,1 आता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन जो दे देता है उसके ऊपर प्लस आ जाता है, तो जिसपे ऊपर प्लस आ जाता है उसे प्रायः धात्विक कहा जाता है, जिसके ऊपर माइनस आता है उसे अधातु कहा जाता है, ठीक। अब हम कार्बन को यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2,4। अब जिसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर माइनस आ जाता है, तो भाई माइनस आ गया तो इसीलिए इसे क्या कह दिया गया, धातु कह दिया गया, ठीक। जनरली यही होता है कुछ तत्वों में, लेकिन कुछ तत्वों में अलग प्रकार का व्यवहार होता है, वो हमें अभी नहीं जानना, हो सकता है हम आगे क्लास में जाके जाने। तो ये आपका है एक अधात्विक ऑक्साइड, इसकी क्रिया जब किसी क्षार के साथ कराई जाती है, जो हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक। और एक होता है CaO, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। हो सकता है आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लें, तो इससे आपको ध्यान रखना है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। जब हमने धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराई तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना, वो क्या है, एक लवण है, साथ में क्या बना, जल बना। तो यहाँ पर एक और नियम क्षारक का हम याद कर सकते हैं कि जब किसी अधात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हम सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते थे, ठीक। तो कोई दूसरा अधात्विक ऑक्साइड ले सकते थे, तो उसकी क्रिया जब किसी किसी क्षार के साथ कराई जाती है, यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, चाहते हो तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक। तो उसके साथ जब क्रिया कराई जाती है तो हमेशा क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला याद रखना है, आगे जब कभी अभिक्रिया को सॉल्व करने की स्थिति आएगी तो हम आसानी से कर पाएंगे, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। और कॉन्सेप्ट क्लियर और भी मजबूत करना है तो भाई अभ्यास करना है, मैं बीच बीच में अभ्यास कराता रहूँगा, और जब प्रीवियस ईयर के सेट मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप उसमें और बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। इसी तरह अगर अब हमने पढ़ा कि भाई अम्ल और क्षार क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो अम्ल और क्षार हैं हम ये कैसे जानेंगे कोई अम्ल या क्षार कितना प्रबल है और वह कितना क्रियाशील है, ठीक। जानने का एक तरीका है, आपने पढ़ा भी होगा अपने क्लासेस में कि एक स्केल होती है, इसे कहते हैं pH स्केल, ठीक।
पीएच स्केल की विशेषता ये होती है कि उस पर गिनतियाँ लिखी होती हैं 7 से लेकर 14 तक। बाईं तरफ अगर दाईं तरफ हम जाएँ और उसी तरह अगर बाईं तरफ जाएँ तो 7 से घटते हुए 0 की तरफ होती है, ठीक। इसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक। पीएच स्केल में जो पी का मान मतलब होता है उसे पुशांश कहते हैं। जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पावर या फिर शक्ति, ठीक। हो सकता है एमसीक्यू में कभी पूछ ले, ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन जानकारी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो मैंने कहा कि एक पीएच स्केल होती है, उस पर 0 से लेकर 14 तक गिनती होती है, जो बीच की गिनती होती है 7। अगर किसी भी अम्ल या क्षार का पीएच मान 7 निकलता है तो इसका मतलब होगा कि वह अम्ल या क्षार क्या है, उदासीन है, सॉरी वह यौगिक है, वह कैसा है, उदासीन है, ठीक। और इसी प्रकार अगर हम 7 से किसी यौगिक का पीएच मान 7 से ज़्यादा निकल रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पीएच मान उसका क्या होगा, सॉरी वो कैसा होगा यौगिक, वो होगा आपका क्षारीय यौगिक, ठीक। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा हुआ तो मतलब उसमें क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, और पीएच मान 7 से कम हुआ तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, ना कि क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति अगर 7 से कम जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति घटेगी और अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी और अम्लीय प्रकृति घटेगी, ठीक। लेकिन अगर पीएच मान 7 हुआ किसी का तो इसका मतलब क्या हुआ, वह यौगिक उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय। अगर हम इसका वैवाहिक जीवन में देखें कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो उदासीन है, ना हमें अम्लीय मालूम पड़ता है खाने पर या पीने पर, ना ही क्षारीय, तो सामान्य सा उदाहरण है पानी का, ठीक। तो हमने पानी पिया तो हमें पता है कि पानी ना अम्लीय खट्टा मालूम पड़ता है, ना ही कड़वा मालूम पड़ता है, ठीक। तो उसमें हमें कोई विशेष स्वाद नहीं पता चलता है, ठीक। तो इसीलिए जो शुद्ध जल होता है, ठीक, उसका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल जो हमें मिलता है तो उसमें कुछ स्वाद हो सकता है, लेकिन अगर उस पानी को हम गर्म कर दें, ठीक, तो उसके बाद उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाता और फीका हो जाता है। तो उस स्थिति में उसे उदासीन कह सकते हैं या उसका पीएच मान 7 कह सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, मतलब ये क्षारीय की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। ऐसा होगा कड़वा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड की बात करें तो उसका पीएच मान बहुत होता है, लगभग 14 के आसपास। और जो नींबू का रस होता है, खट्टा होता है, तो पीएच मान इसका 2.2 के आसपास होता है। ये हमें याद कर लेने, हो सकता है एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक। इसी प्रकार जब मैं प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ें दिखा दूंगा। इसी प्रकार जो अम्ल होते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। कुछ अम्ल होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक, उन्हें कह दिया जाता है प्रबल अम्ल। जो कम क्रियाशील होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कह दिया जाता है। और प्रबल अम्ल किसी को कहेंगे क्यों, इसलिए कहेंगे कि भाई उसमें अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, ठीक, अगर उसको जल में घोलो तो हाइड्रोजन आयन अगर वो ज़्यादा दे रहा है, ठीक, तो उसे कहा जाएगा प्रबल अम्ल। उदाहरण की बात करें तो इसमें एक नाइट्रिक अम्ल है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सूत्र होता है HNO3, और दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगर H2SO4 को गर्म करें तो हम देखते हैं हमें 2 H मिलते हैं, 2 H+ मिलते हैं और एक SO4 मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब इसकी अम्लता ज़्यादा होगी कम होगी, ये किस कैटेगरी में आएगा, प्रबल अम्ल में या दुर्बल अम्ल में, प्रबल अम्ल में, ठीक। दुर्बल अम्ल की बात करें तो इसका उल्टा कर दीजिए प्रबल अम्ल का, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, कम होगी। अब हम बात करें जो हमने पीएच मान पढ़ा है उसका महत्व क्या है। तो पहला महत्व यही है कि पीएच मान से हम ये जान सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। अगर कोई वस्तु जिसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है तो हमारे शरीर के लिए ठीक है, वो हमारे शरीर में ठीक ढंग से काम कर पाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है या फिर इससे बहुत कम है तो वो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे शरीर को डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर ज़्यादा सलाह भी देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खट्टी या बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, शरीर पर हमारे बुरा असर पड़ सकता है। किस आधार पे कहा, पीएच मान के आधार पर, ठीक। इसी प्रकार जो वर्षा का जल होता है, अगर वर्षा का जल में पीएच मान उसका निकाले हम 5.6 से कम है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। इसका मतलब उस वर्षा के पानी में एसिड की बूंदें हैं। अब वो त्वचा पे अगर हमारी गिरेंगे तो हमारी त्वचा को जला सकती हैं। इसीलिए जो पहली बारिश होती है उसमें अक्सर लोग सलाह देते हैं कि ना नहाया जाए, क्योंकि उस समय वातावरण में बहुत सारे दूषित कण उपस्थित होते हैं जो हमारी त्वचा
वो जिनकी प्रकृति लगभग अम्लीय ही होती है, जो हमारी त्वचा को जला सकते हैं। इसीलिए बारिश का पहला पानी या फिर जिसका पीएच ऐसा जल जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, उसका पीएच मान जिसका पीएच मान 5.6 के आसपास है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब हम लास्ट चीज़ पढ़ रहे हैं कि पीएच मान का महत्व क्या है। हमने 2 पॉइंट पढ़े। मानव शरीर पर हमने 2 पॉइंट पढ़ा है कि भाई 7.7 पीएच मान अगर 7 से 7.8 के बीच में है, तभी वो मनुष्य के लिए उपयोगी है। और पीएच मान जल का, वर्षा जल का 5.6 से कम है, तो वो अम्लीय वर्षा का रूप ले लेता है, जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जिस मिट्टी में उगते हैं, उसमें कुछ अम्लीय प्रकृति होती है। तो निश्चित मात्रा में अम्लीय प्रकृति होनी चाहिए, तभी वो बेहतर ढंग से ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए हम अक्सर पेड़ खेतों में खाद डालते हैं, ताकि उस मिट्टी में अम्लीय प्रकृति आ सके या फिर वो पोषक तत्व मिल सके, जिससे पेड़ों का बेहतर ढंग से विकास हो सके। और ये अगला पॉइंट ये है कि हमने बायो में ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमारे जो अमाशय होता है, उसमें एक अम्ल पाया जाता है, उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि अगर हमने कोई खाना खाया, उसमें कोई दूषित पदार्थ आ गए हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया आ गए, तो ये उनको जला के नष्ट कर देता है। लेकिन कभी कभी हम उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं, तो हमारे पेट में अलग गैस बनने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो क्षारीय होती है। तो हमने एक अभिक्रिया पढ़ी है, हमारे पेट में अम्ल बन रहा था और हमने बाहर से ले लिया क्षार। जब दोनों की क्रिया हुई तो क्या बन गया? लवण और जल। ठीक। और ये लवण जानते हैं कैसा होता है? उदासीन। अब हमारे पेट में दर्द क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी प्रकार जो अम्ल होते हैं, हमने देखा है कि जब मधुमक्खियाँ काटती हैं तो हमारी त्वचा में सूजन आ जाती है। सूजन का कारण ये है कि जब मधुमक्खियाँ काटती हैं तो हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ देती हैं। उस अम्ल का नाम है मेथेनाइक अम्ल। जब ये अम्ल हमारे त्वचा में जाता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमारे शरीर में WBCs होती हैं, वो एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं उस अम्ल को ख़त्म करने के लिए। तो इसी कारण हमारी त्वचा में सूजन आ जाती है। अब उस सूजन से बचने के लिए क्या किया जाए? एक सही होती है बेकिंग सोडा। जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है, वहाँ पर उसको रगड़िए कस के। तो बेकिंग सोडा एक क्षार होता है, और क्योंकि मधुमक्खी ने जो हमारी त्वचा में डंक मारा, उसमें एक अम्ल होता है। जब इसकी दोनों की क्रिया होती है तो क्या बन जाएगा? लवण और जल, जिससे आपकी त्वचा में जो सूजन आई है, ठीक, या जिस त्वचा में जो अम्ल आ गया है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा और आप दर्द का कम अनुभव करेंगे। ठीक। तो ये कुछ महत्व रहा पीएच मान का। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार से बनने वाले यौगिक और उनकी रासायनिक गुण। ये क्लास कैसी लगी बताना ना भूलें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो मैं ऐसी ही आगे क्लास और लाते रहूँगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इकट्ठा करके एक जगह उपलब्ध कराता रहूँगा, ताकि आप लोग समझ सकें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो देना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।